पाकिस्तान ने कोशिश तो बहुत ज्यादा की, लेकिन ईरान और अमेरिका पाकिस्तान के अंदर दूसरे दौर की बातचीत के लिए नहीं आए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अभी भी अमेरिका की नाकेबंदी जारी है। ईरान ने बातचीत के लिए जो शर्तें रखी थी वो शर्तें हमने आपको कल की वीडियो में बताई थी। अब कुछ नई बात ईरान की तरफ से और अमेरिका के सामने रखी गई है। क्या अमेरिका ईरान की इन बातों पर राजी होगा? वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सिर्फ 3 दिन का टाइम दिया है। ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि 3 दिन का आपके पास वक्त है। अगर अपने तेल के भंडार को अंदरूनी विस्फोट से बचाना चाहते हैं तो आप बातचीत के लिए राजी हो जाएं और समझौता कर लें, वरना 3 दिन के बाद आपके तेल के भंडार में अंदरूनी विस्फोट होंगे। इस सीजफायर के दौरान ट्रंप ने एक नहीं बल्कि कई बार इस तरह की धमकियां दी हैं कि समझौते के लिए राजी हो जाओ, बातचीत कर लो, वरना हम आपको तबाह कर देंगे, आपके बुनियादी ढांचे को हम बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन ईरान दूसरे दौर की बातचीत के लिए पाकिस्तान नहीं जा रहा है। ईरान की तरफ से कुछ और शर्तें ट्रंप के सामने रखी गई हैं। ईरान की सरकारी मीडिया तस्नीम न्यूज एजेंसी ने कहा कि देखिए, ईरान अब परमाणु मामले पर बातचीत करेगा ही नहीं। जंग को रुकवाने के लिए परमाणु मामले पर ईरान अमेरिका से अभी बातचीत नहीं करेगा। जंग रोकने के लिए ईरान ने कुछ और बातें रखी हैं कि इन बातों पर ही सिर्फ बात होगी पाकिस्तान के अंदर। परमाणु मामले पर फिर किसी दिन बात होगी जब ये जंग खत्म हो जाएगी। फिलहाल जंग को खत्म करने के लिए ईरान ने परमाणु मुद्दे से हटकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपने कब्जे में करने की बात कही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारे कब्जे में रहेगा, इस पर आप बात करो, टोल टैक्स हम वहां से वसूलेंगे, आपने जो हमले करके हमें नुकसान पहुंचाया है उसका आपको हर्जाना देना पड़ेगा, हमारे ऊपर अमेरिका ने जो भी प्रतिबंध लगाए हैं वो प्रतिबंध हटाने होंगे, हमारा जो पैसा फ्रीज किया हुआ है दूसरे देशों में उसको रिलीज करना होगा, साथ ही साथ गारंटी देनी होगी कि युद्ध खत्म होने के बाद ईरान के ऊपर दोबारा हमले अमेरिका नहीं करेगा। और शर्तों को लेकर ईरान बातचीत करने के लिए तैयार है। ईरान की तरफ से साफ कहा गया है कि युद्ध को रोकने के लिए परमाणु मामले पर अभी ईरान बात नहीं करेगा। जो हम शर्तें रख रहे हैं आप इन शर्तों को मानकर युद्ध को खत्म कर दें और उसके बाद बैठकर परमाणु मामले पर बातचीत करें। ईरानी सरकारी न्यूज एजेंसी तस्नीम ने साफ कह दिया है कि ईरान ये चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर दूसरे दौर की बातचीत में परमाणु प्रोग्राम को शामिल नहीं किया जाएगा। अब इन बातों पर कभी भी ट्रंप मानेगा नहीं, क्योंकि ट्रंप ने यह जंग ही परमाणु हथियार हासिल करने के लिए की है। ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना है और ईरान के पास परमाणु हथियार बनाने का जो यूरेनियम है उसको हासिल करना है। इन्हीं बातों को लेकर तो ट्रंप और नेतन्याहू ने जंग शुरू की थी और इसी पर मान सकते हैं क्या? ऐसा कभी नहीं हो सकता। फिलहाल जंग किसी भी वक्त फिर से शुरू हो सकती है। एक बड़ी खबर यूएई से आ रही है दोस्तों। यूएई ने बहुत ज्यादा साथ दिया इस जंग में इसराइल का, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज्यादा। इतना साथ दिया कि यूएई ने अपने देश के अंदर इजराइल के आयरन डोम को तक तैनात करवा लिया। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक खाड़ी देश में ही क्या बल्कि दुनिया में यूएई पहला ऐसा इस्लामिक देश बन गया जिसने अपने देश के अंदर ऑफिशियली इजराइल के आयरन डोम को तैनात करवाया हो। इजराइल ने अपने आयरन डोम को यूएई के क्षेत्र में इसलिए तैनात करवाया क्योंकि ईरान जो हमले कर रहा था वो यूएई के एयर स्पेस से इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ईरान के मिसाइलों को मार रहा था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूएई के इजराइल से किस तरह के रिश्ते हैं। इन्होंने ऑफिशियली इजराइल को मान्यता नहीं दी है, अरबी देशों ने इजराइल को मान्यता नहीं दी है एक देश के तौर पर, लेकिन अंदर अंदर तमाम अरबी देश इजराइल के साथ मिले हुए हैं। और यह पहली बार हुआ है इतिहास में कि अमेरिका और इजराइल के अलावा किसी तीसरे देश में इजराइल का आयरन डोम तैनात किया गया हो। इजराइल अपना आयरन डोम किसी को नहीं देता है, लेकिन इस जंग के दौरान ईरान की मिसाइलों को रोकने के लिए यूएई के अंदर इसको तैनात कराया गया। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर भ्रष्टाचार के 3 मुकदमे चल रहे हैं और तीनों मुकदमों में यह दोषी पाया जा चुका है। सुनवाई अगर ठीक से हो जाए कोर्ट के अंदर तो यह बहुत जल्द जेल के अंदर नजर आएगा और भ्रष्टाचार के मुकदमे बहुत बड़े हैं। तीनों मुकदमों में जो राष्ट्रपति हैं इजराइल के, वो अगर माफी दे देते हैं तो बेंजामिन नेतन्याहू जेल जाने से बच सकता है, क्योंकि ये तीनों मामले इजराइल के अंदर ही हैं। तीनों मामलों में इजराइल के लोगों को ही इसने लूटा है, किसी ना किसी जरिए इजराइल के खजाने को खाली किया है। मामला बहुत लंबा है, अगर बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, लेकिन 3 भ्रष्टाचार केस के ऊपर मुकदमे हैं और सबूत सामने आ चुके हैं। ये जो राष्ट्रपति हैं इजराइल के, इनके ऊपर सारा मामला है। अगर ये माफी दे देते हैं तो बेंजामिन नेतन्याहू जेल जाने से बच जाएगा, लेकिन इन्होंने एक बार फिर से कहा है कि वो नेतन्याहू को माफी नहीं देंगे। इजरायली राष्ट्रपति चाहते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू को माफी देने की जगह एक समझौता कराया जाए। अगर माफीनामा इनकी तरफ से दे दिया गया बेंजामिन नेतन्याहू को तो इनके खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आएंगे, क्योंकि तीनों भ्रष्टाचार के मुकदमे कहीं ना कहीं इजराइल देश के अंदर ही इजरायली लोगों के साथ किए हैं। एक तो मीडिया हाउस भी है, यदियोत अहरोनोत नाम का अखबार आपने सुना होगा,
इस मीडिया के साथ भी भ्रष्टाचार किया है इसने। इसीलिए राष्ट्रपति हरगोज नेतन्याहू को माफी नहीं दे रहे हैं, बल्कि कह रहे हैं कि आपने जो घोटाला किया है, आपके ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिसके साथ आपने घोटाला किया है उसके साथ समझौता कराने को हम तैयार हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन माफीनामा आपको नहीं मिलेगा। अब देखते हैं कि नेतन्याहू समझौता करता है या कुर्सी जाने के बाद जेल के सलाखों के पीछे जाएगा। तकरीबन 5 से 6 महीने का वक्त इजराइल के अंदर चुनाव आने में है। प्रधानमंत्री पद का एक बार फिर से चुनाव होगा। अब ऐसे में जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी इसको कुर्सी से हटाने का प्लान कर रही हैं। तमाम विपक्षी पार्टियां एक होती हुई नजर आ रही हैं। इजराइल के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं नेफ्ताली बेनेट और यायर लैपिड, ये दोनों अलग अलग पार्टियों के नेता हैं, लेकिन आने वाले चुनाव में ये दोनों नेता एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी को खतरा तो बहुत ज्यादा है, और जब बेंजामिन नेतन्याहू जैसे नेताओं की कुर्सी को खतरा होता है तो फिर वो देश के अंदर किस तरह के हालात बना देते हैं आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। जंग तो अभी और भयानक वाली होना है दोस्तों, क्योंकि चुनाव करीब आ रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू कुर्सी बचाने के लिए, इजराइल को बचाने के नाम पर एक बार फिर से जंग जरूर करेगा, क्योंकि तमाम विपक्षी पार्टियां इसके खिलाफ अब चुनाव में उतर चुकी हैं। सभी पार्टियां एक साथ मिलकर लड़ेंगी और इसकी कुर्सी गिरेगी, और कुर्सी गिरेगी तो ये जेल के पीछे नजर आएगा। दोस्तों, फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं। इजराइल ने वहां पर कब्जा करके यहूदी बस्तियां बसाई। अभी भी वहां पर बहुत सारे मुसलमान लोग रहते हैं। उन मुसलमानों की जमीनों पर और ज्यादा कब्जा करके वहां पर और यहूदी बस्तियां बसाने का प्लान नेतन्याहू की सरकार कर रही है। इसी को लेकर ब्रिटेन के तकरीबन 60 पूर्व राजदूत ने बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की मांग की है। बेंजामिन नेतन्याहू नहीं बल्कि पूरे इजराइल के खिलाफ अपनी ब्रिटेन की सरकार से मांग की है कि इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि ये वेस्ट बैंक को कब्जाना चाहते हैं। वेस्ट बैंक इनका नहीं है, वेस्ट बैंक फिलिस्तीनियों का है, लेकिन पूरे वेस्ट बैंक को कब्जा करके वहां पर ये यहूदी बस्तियां बसाना चाहते हैं। दुनिया इनके खिलाफ जा रही है, क्योंकि दुनिया को शायद अब इनका असली रंग दिखना शुरू हो चुका है। अभी तक तो ये लोग दुनिया के नेताओं को डराकर, आतंकियों के खिलाफ भड़काकर अपने साथ जंग में शामिल कर लेते थे, लेकिन अब कोई भी देश इनका साथ देने नहीं आ रहा है। दोस्तों, खबर आप लोग सुन चुके हैं कि कल व्हाइट हाउस के अंदर गोलीबारी हुई थी। गोलीबारी करने वाला शख्स पकड़ा गया। डिनर पार्टी चल रही थी। डोनाल्ड ट्रंप, उनकी बीबी और तमाम अधिकारी और बहुत सारे पत्रकार मौजूद थे। अंधाधुंध इस शख्स ने व्हाइट हाउस के अंदर घुसकर हिल्टन होटल में फायरिंग कर दी। इसको पकड़ लिया गया है, हालांकि अभी ये जिंदा है, मारा नहीं गया इसको। इस हमलावर का नाम है कोल एलन। इसकी तरफ से एक घोषणा पत्र लिखा गया था। उस घोषणा पत्र में इसने लिखा कि वो ट्रंप प्रशासन को निशाना बनाने के लिए तैयार है। इसने कहा कि वो किसी बाल यौन शोषण करने वाले बलात्कारी और देशद्रोही को इन अपराधों से अपने हाथ रंगने नहीं देगा। एपस्टीन का जिक्र यहां पर इसने किया है। बाल अपराधी, यौन अपराध जो किए हैं, बलात्कारी है, छोटे छोटे बच्चियों के साथ जो कुछ किया है, इसका इशारा उसी तरफ है। इसने अपने घोषणा पत्र में कुछ इस तरह की चीजें लिखी थी, और उसके बाद ये व्हाइट हाउस के अंदर घुसा और अंधाधुंध इसने फायरिंग कर दी। दोस्तों, लेबनान के बॉर्डर पर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच वैसे तो ऑफिशियली सीज फायर है, लेकिन हमले अभी भी जारी हैं। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। आपके स्क्रीन पर ये जो एक सैनिक दिखाई दे रहा है, ये 19 साल का इजरायली सैनिक है जो दक्षिणी लेबनान के अंदर मारा गया है। इसको हिजबुल्लाह ने मार दिया, रात खबर आई है। तो हमले कितने खतरनाक हो रहे होंगे एक दूसरे की तरफ से, इस मौत से अंदाजा लगाया जा सकता है। हिजबुल्लाह भी पलटकर जवाब दे रहा है इजरायली हमलों का, लेकिन इजराइल जो दावे करता है कि हमने तमाम हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह कर दिया, असल में वो हिजबुल्लाह के ठिकाने शायद होते ही नहीं हैं। वो तो आम नागरिकों को मारकर कहता है कि हमने पूरे मोहल्ले उजाड़ दिए हिजबुल्लाह के, लेकिन हिजबुल्लाह अभी भी टिका हुआ है। दोस्तों, ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज अपने कब्जे में कर रखा है और ईरान वहां पर टोल टैक्स वसूल रहा है और इसको कानूनी शक्ल देना चाहता है। कानूनी शक्ल अगर ईरान इसको दे देता है तो हर एक जहाज को गुजरने के लिए टोल टैक्स देना होगा। एक भारी भरकम रकम ईरान को देनी पड़ेगी। अभी इधर टोल टैक्स की बात चली रही है स्टेट ऑफ हॉर्मुज में, उधर हुतीज की तरफ से भी ऐलान कर दिया गया है कि वो भी लाल सागर से गुजरने वाले हर एक जहाज से टोल टैक्स वसूल सकते हैं। इस पर विचार कर रहे हैं हुतीज के टॉप लीडर्स। दरअसल सुरक्षा पत्रिका लॉयड्स लिस्ट ने इस बात की जानकारी दी है कि हुतीज की आला कमान इस बात का प्लान कर रही है कि लाल सागर से गुजरने वाले हर एक जहाज से टोल टैक्स वसूला जाए। जिस तरह से स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान वसूल रहा है, हुतीज भी टैक्स वसूलने का प्लान कर रहे हैं। तो अब वक्त ऐसा आ चुका है कि हर कोई अपने आप को एक दूसरे से बड़ा ताकतवर समझ रहा है। जिसके एरिया में जो चीज आ रही है वो चीज पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। वैसे तुर्की के जो विदेश मंत्री हैं हाकन फिदान, उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है कि देखिए, अगर जरूरत पड़ती है, जो ईरान ने बारूदी सुरंगें बिछाई हैं उसको हटाने की, तो तुर्की बारूदी सुरंगों को हटाने के लिए समुद्र में अपनी सेना को, अपने जहाज को भेजेगा। लेकिन वो कब भेजेगा? जब जंग खत्म हो जाएगी, क्योंकि ईरान ने बहुत सारी बारूदी सुरंगें बिछाई हैं
और कहां कहां पर बिछाई है इसका भी नहीं पता है। जंग खत्म हो भी जाती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर ईरान के कब्जे में आ जाता है या खुल जाता है, तब भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा तमाम जहाजों को। डर डर कर ही गुजरेंगे जहाज, कहीं ऐसा ना हो कि वो जहाज बारूदी सुरंग के ऊपर चढ़ जाए। इसीलिए पहले उसको हटाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तुर्की ने कहा है कि जंग खत्म होने के बाद बारूदी सुरंग हटाने के लिए अपने जहाज तुर्की समुद्र में उतारेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।